इंडियन नहीं है। हाँ। तो फिर वो हमारे प्रेसिडेंट कैसे बन गए अगर वो घुसपैठिए थे तो मतलब अजीब सी कश्मकश चल रही है। हमें मोदी सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनकी ठीक है, पॉलिसी से ठीक। प्रॉब्लम है। तो सारा ये एमन, मुझे ड्रामा चल आपसे रहा है। और पूरी अभी भी आप हमदर्दी है, यकीन जानिए बहुत बहुत दुख होता है वहाँ मुसलमानों की ऐसी हालत देखकर। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी, और आपने बड़ा खुलकर बात की। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप इतना खुलकर बात कर रही हैं। ब्रिगेडियर फारूक साहब, बड़ी हिम्मत है एमन की कि वो खुलकर बात करी पाकिस्तानी टीवी चैनल पर, वहां पे जो इनके साथ सलूक किया जाता है मुसलमानों के साथ। ब्रिगेडियर साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, आप बहुत कुछ कहना चाहेंगे एमन की गुफ्तगू सुनने के बाद। कैसे देखते हैं वहां के मुसलमानों की हालत? साहिबा ने जो भी बात की है, देखो हमें पहले भी इस कैसे हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब तो इंतहा हो गई है इंडिया में, खासतौर प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद। तो देखिए मुसलमानों की जो प्रोसिक्यूशन है वो तो अब इंतहा को भी क्रॉस कर गई है। और हाल ही में जो आपने आप देखे ये उस सेकुलर इंडिया नहीं रहा जो 1947 के बाद कहा जाता था। अब तो ये सेकुलर इंडिया नहीं है, का इंडिया है और ये हिंदुवादा वाला इंडिया है। और आप देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों को अब इक्वल सिटीजन के तौर पर वहाँ पे जो दर्जा नहीं दिया जा रहा। उनकी घोषणा में क्या कहा था कि इक्वली नहीं है, तो हम इनको इनकी राइट्स की हम क्या बात करेंगे। तो आपने वो वीडियो भी देखी हुई है। लेकिन मसला ये है कि अब मुसलमानों को जो 22 करोड़ मुसलमान है इंडिया के अंदर, और वो भी इस बात पे मजबूर हो गए सोचने पे कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में जो तहरीक आजादी थी और फ्रीडम मूवमेंट थी, जिसने कहा था कि डिफरेंट नेशन, जिसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। तो अब मुझे ये लग रहा है कि आने वाले सालों में इंडिया के जो मुसलमान, अब 22 करोड़ मुसलमान, अब वो फैसला उन्हें गलबन वो इस तरफ जा रहे हैं कि वो एक नया जो है होमलैंड जो है वो मौजूदा इंडिया में कार्व आउट करेंगे। और ये चीज वक्त के साथ साथ और अपना तेजी पकड़ती जाएगी। अब एक तरफ ये देखे ना, न्यू दिल्ली में क्या हुआ है आज से चंद हफ्ते पहले, वो प्री प्लान मैसेकर था मुसलमानों का न्यू दिल्ली में। कैसे मस्जिदों को वहां पे शहीद किया गया, कैसे वहां पे लोगों को मारा गया। मुसलमानों को और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने जो वीडियोज देखी है कि देखिए मुसलमानों के साथ की वहां पे डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट और जो एट्रोसिटीज मुसलमानों के खिलाफ की होती है। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की तो जरा बात जरा साइड पे करें, अब तो वहां के मुसलमानों का मसला ही हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान जो है अब वो उन्होंने फैसला कर दिया है। कमर चीमा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अगर कमर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप इन हालात को कैसे देखते हैं और वहां के जो मुसलमान हैं उनके साथ आप किन अल्फाज में हमदर्दी करेंगे? देखिए 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आई है, यकसर हालात बदल गए और एक माहौल और जो फजा बनी है इस वक्त भारत के अंदर, वो खौफ की फजा है जो माइनॉरिटीज और पर्टिकुलरली मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं है। सो इंडिया की जो तकसीम की जा रही है वो तकसीम ये है कि जो इवन के वो लोग जो कहते हैं कि डायलॉग करना चाहिए, को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, जो फॉरेन पॉलिसी को अच्छे अंदाज में लेके जाना चाहते हैं और पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात बात करते हैं, इंडिया में उनको एंटी नेशनलिस्ट कहा जाता है। और मैं डॉक्टर फिजा आपको बताऊं, भारत का जो मीडिया है वो इस सारे प्रोसेस को खराब करने में बहुत किरदार अदा कर रहा है। भारत के मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है क्योंकि ये वो मीडिया है जो नरेंद्र मोदी साहब की, बीजेपी की और आरएसएस की गोदी मीडिया कहा जाता है। इनको जो लिबरल लोग हैं वहां के, वो ये कहते हैं कि ये दुनिया का वाहिद मीडिया है जो ऑपोजिशन को तनकीद करता है, वरना पूरी दुनिया में ऑपोजिशन और मीडिया मिलके हुकूमत का जो पॉलिसीज है उनका जायजा लेते हैं। लेकिन जो हालात पैदा हो गए वहां पे ना सिर्फ मुसलमानों को गद्दार, एंटी नेशनलिस्ट की बात काटी कमर, यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत में मीडिया बिल्कुल आजाद नहीं है, यानी बीजेपी के खिलाफ एक जुर्रत नहीं कर सकता मीडिया के खबर चला सके। देखिए इसमें जाहिर बात है मीडिया की तकसीम करनी पड़ेगी, इंग्लिश मीडिया, उर्दू मीडिया और सोशल मीडिया, लेकिन इसका जो बड़ा चंक है वो मोदी साहब और उनकी पार्टी को अनकंडीशनली सपोर्ट करता है। और क्योंकि उनको एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं और बहुत ज्यादा मीडिया ये मजहबी तौर पे मोटिवेटेड है। डॉक्टर साहबा, ये मजहबी तौर पे इंतहा पसंद है। जिस तरह किसी इंतशार फैलाया जाता है भारतीय मीडिया पर, मजहबी जमातें हालात खराब करती। इस वक्त इंडिया के अंदर बीजेपी एक मजहबी इंतहा पसंद जमात जो है वो हुकूमत का कंट्रोल कर चुकी है और वो इंडिया को एक मजहबी
हिंदू रियासत बनाना चाहती है, इवन कि उन्होंने अपने सिलेबस से भी सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेटिक फ्रीडम जैसे जो चैप्टर्स हैं वो निकाल दिए हैं। सो इंडिया की डायरेक्शन दुनिया को पता नहीं एक बिजनेस के हालात से शायद ठीक नजर आ रही हो, लेकिन इंडिया अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट इमरानी मुआहदे से हट चुका है जो 72 साल पहले भारत की सरकार ने अवाम के साथ किया था। बिल्कुल। जैसे कर्नल सांत मेरे साथ हो, पैनल शहरियार जरा मुझे प्लीज बताइएगा। जी जी आप कंटिन्यू कीजिए सर। कमर साहब कंटिन्यू। जी ठीक है कमर साहब, आपकी इजाजत से जरा कर्नल सांत को शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। कर्नल साहब हमारे साथ हैं, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं सुन नहीं पा रहे थे। आपकी इजाजत से मैंने जरा कर्नल संत से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कर्नल साहब आपने एमन की गुफ्तगू सुनी, सवाल मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। मैं पूछना चाह रही थी कि मैं जिससे भी बात करती हूँ प्रोग्राम में, 2 साल से मैं पाक भारत टाकरा प्रोग्राम कर रही हूँ बोल न्यूज से, आप लोगों की जानिब से ये जवाब आता है एनालिस्ट का कि जी वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा मुसलमानों के साथ। एमन ने जो पूरी अपनी दिल की जो हालत है, तमाम मुसलमानों की जो हालत है जिसपे सिर्फ अफसोस किया जा सकता है, हमदर्दी की जा सकती है, वो खुलकर बयान कर दिया इस प्रोग्राम में। आप एमन की बातों को झुटला सकते हैं? जी मैम, भारतवर्ष में सब लोग बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, राइट टू इक्वलिटी। अच्छा, यानी अपने पहले की बात नहीं कहते कि एमन झूठ बोल रही हैं। एमन में आपसे जवाब जरूर दूंगी कर्नल साहब की गुफ्तगू आप जरा गौर से सुनिएगा। जी कर्नल साहब डिडक्शन निकालना ठीक है कर्नल साहब आप कंप्लीट करें। लेकिन मैं राइट टू इक्वलिटी, मेरा काम नहीं डायरेक्शन निकालना। मैं आप दोनों को भारत से, मैंने आप दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, एमन रिजवी भी मौजूद है, कर्नल साहब आप भी मौजूद हैं, आप दोनों बात करेंगे, उस बात सबके सामने होगी। मेरा क्या काम है निकालना डायरेक्शन, हकीकत पे मबनी होगी, तमाम गुफ्तगू देख लें, तमाम लोग खुद देख लेंगे। जी मैम आप ये देखिएगा जो अभी मैडम ने बताया था CAA के लिए भी, आप ये देखिए किसी भी हमारे मुस्लिम भाइयों की किसी की कोई नागरिकता गई क्या? मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप ये एक भी आदमी की कोई नागरिकता मुझे बता दें कि जो CAA जो एक्ट आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, क्या किसी की नागरिकता गई? मैं सबसे पहले विनम्रता से क्वेश्चन करना चाहता हूं। नंबर 2, कुछ लोग अच्छा जी मैं कुछ लोग इसके खिलाफ में। अच्छा ये जरा बहुत मुश्किल हिंदी के अल्फाज प्लीज जरा कम यूज कीजिएगा। आपको पता ही, आपको बहुत ज्यादा उर्दू नहीं आती, हम ज्यादा हिंदी नहीं समझ पाते, तो कुछ जरा आसान लैंग्वेज में बात जरा कीजिएगा, सबको समझ आ सके। वर्किंग लैंग्वेज जी मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा उर्दू नहीं बोलती क्योंकि आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, प्लीज जरा। जी यस मैम। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जितने भी राइट टू इक्वलिटी है और सबको बराबर अधिकार है, जिन लोगों को CAA, जिनको जो मुस्लिम भाइयों को, कुछ लोग गए और कोई मुस्लिम भाई के अलावा भी कोई लोग गए हुए सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा मीडिया में आया हुआ है कि कुछ लोग गए। तो मैं ये इस बात से ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जो पॉलिसीज है वो बड़ी ओपन है। और मैडम मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे जो है कलाम साहब राष्ट्रपति रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, अंसारी साहब रहे हैं, और हमारे ब्यूरो के डिफेंस फोर्सेस में इतने बड़े सीनियर ऑफिसर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो हमारे मुस्लिम भाई अपने भाई है, उनकी देशभक्ति बहुत है। आप अब्दुल हमीद जी को देखिएगा। आप देखिए, आप ये जो बात कह रहे हैं ठीक है, आप किसी हद तक ठीक कह रहे होंगे, लेकिन अभी बीजेपी की गवर्नमेंट जब से भारत में है, नरेंद्र मोदी साहब जब से आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, तब से जो मामलात हैं मुसलमानों के साथ, क्या वो ऐसे हैं जैसे आप बता रहे हैं? जी मैं नहीं मान सकता इस बात को। मेरे जहां मैं रहता हूं, मैं गुड़गांव में रहता हूं, मेवात हमारे नजदीक है। और मैं एक चीज और भी जानना चाहता हूं जो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। जब बाबर साहब आए थे, जब लड़ाई बैटल ऑफ कनवा की थी, मेवाती हसन साहब थे, उन्होंने कहा देखो मेरा रिलीजन अलग है लेकिन देशभक्ति मेरी है। मैं एक बात बनाना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम एक रिलीजन की पद्धति है लेकिन हम लोग एक है। आप इस बात पे गौर कीजिएगा, सिर्फ एक पूजा जो वर्शिप करने का तरीका है वही तो बदला है। मैं तो आपकी करंट सिचुएशन में सवाल उठा रही हूँ कर्नल साहब। ठीक है, हिस्ट्री हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, हिस्ट्री को हमें पढ़ना चाहिए, हमें पता चलता है, लेकिन करंट सिचुएशन को आप हिस्ट्री की एग्जांपल्स देके आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं आपकी तरफ आती हूँ ब्रिगेडियर फारूक साहब,
ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे देख रहे हैं? अब दोनों ही भारत से मेहमान मौजूद हैं। एमन रिजवी हैं जो कि अलग एक स्टोरी सुना रही, जो कि हमें नजर भी आती है। सोशल मीडिया भरा पड़ा ऐसी वीडियोस के साथ कि आप यकीन जाने के देखने के बाद अफसोस होता है कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। आपको भी तकलीफ होती होगी मेरी तरह, लेकिन हम आवाज उठाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम आवाज उठाते और उठाते रहेंगे। अब वो जो कर्नल साहब हैं वो एक अलग भारत का कोई इमेज पेश कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा भारत नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा यकीनन। ये किस भारत का नक्शा खींच के दिखा रहे हैं नाजरीन को? कर्नल साहब जो है वो शायद भारत में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, वो शायद किसी और मुल्क में रहते हैं, किसी और मुल्क की बात कर रहे हैं और बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से लगता है कि उनका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया ने देखा है पिछले 6-7 महीने में स्पेशली कि किस तरह मुसलमानों को मिसट्रीट किया गया है, कैसे उनको मारा गया है, कैसे आरएसएस के गैंग, कैसे बीजेपी के गैंग से जाके मुसलमानों पे घर जलाए हैं, मस्जिदें जो है उन पर शहीद किया है, कैसे उनको कॉक और यूरिन जो है वो कराने पे मजबूर किया जाता है। ये तमाम चीजें हम वीडियो देख सकते हैं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया देख सकते हैं, सारी दुनिया देख सकते हैं। तो कर्नल साहब मेरा ख्याल है टोटली कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, वो जिस तरह जो उनका है इस तरह पोजिशन, वो तो यही बात करनी है। मकसद कहने का ये सब कुछ हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद इन पावर। ये पिछले 5-6 साल से एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान और ये जो नफरतें फैलती है, ये बीजेपी के वो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, वो हिंदुवादा आइडियोलॉजी है, इसकी वजह से ये सब कुछ हम इंडिया में देख रहे हैं। मैं फिर ये बात ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा एमन को भी शामिल गुफ्तगू करूं, फिर मैं आपको दोबारा मौका देती हूँ, कमर साहब को भी। एमन, आपकी तरफ में आना चाहूंगी, आपसे भी एक सवाल पूछ रही थी लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कर्नल संत की गुफ्तगू आपने सुनी, वो जिस भारत का नक्शा पेश कर रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मुसलमान, हिंदू, सिख तमाम लोग बराबर हैं। अब हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो हम देखते भी हैं वीडियोज, अब तो सोशल मीडिया बहुत आजाद है। आपका भारत का मीडिया भले बीजेपी वाले उनको कंट्रोल करते हैं और वो खुल के बात ना करते हो बीजेपी के बारे में, लेकिन सोशल मीडिया पे तो सब कुछ आ जाता है। आप बैठ के इतना कुछ बता रही हैं, कर्नल संत कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर डॉक्टर फिजा आपने देखा हो, जिस जमाने में दिल्ली दंगे हुए थे, हजारों मुसलमानों को मारा गया था, इवन कई मस्जिदों के इमामों को शहीद करके उनकी डेड बॉडी को खींचा जा रहा था। वीडियोग्राफी कौन कर रहा था? ये आरएसएस वाले ही कर रहे थे, है ना। और अभी जब एनआरसी में लोग औरतें बैठी थी तो 350 प्रोटेस्ट चले थे भारत में, और सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठे थे, संविधान लेके बैठे थे, भीमराव अम्बेडकर की पिक्चर लेकर बैठे थे। और यही अमित शाह साहब जो ये कह रहे थे ऐसा करंट दबाओ कि वहां पर करंट जाए, पाकिस्तान गद्दार। और इन्हीं के बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे थे कौम के गद्दारों को गोली मारो, सालों को यानी मुसलमानों को। कपिल मिश्रा बीजेपी का आदमी है, मुल्लाओं को काटो, मुल्लाओं को ये करो तो उनको Z+ सिक्योरिटी। तो मतलब कौन सा वाला भारत आप दिखा रहे हैं? इक्वालिटी है लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसकी इजाजत देता है, फॉलो नहीं हो रहा उससे। ये तो बिल्कुल चंगा सी जैसे फ्री मीडिया ऐसे ही कर रहे हैं। और मैं एक फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ, मेरे दादा परदादा ने भारत को आजाद कराया था और मैंने वो जुल्म अपनी आंखों से देखा है। दिल्ली को मैंने देखा है जलते हुए। इवन यूपी में इतना बुरा हाल हुआ था जब वहां पर दंगे करे थे इन्होंने, एनआरसी के लिए औरतें बैठी थी, तो डॉक्टर फिजा आप यकीन करिए डायरेक्ट पुलिस ने गोलियां मारी थी उन नौजवान लड़कों को, किसी का भेजा रौरिया, किसी की आंख। कई सौ मुसलमान मारे थे, पूरा मुजफ्फरनगर जला दिया था, लूट लिया था, अलीगढ़ में, बिजनौर में, सब जगह सब यही हाल करा था। उनका जुर्म क्या था कि वो औरतें ये कह रही थी कि हमें कहो कि हम भारतीय हैं, और ये कह रहे हैं कि अभी सीए लागू नहीं करा गया। अभी लागू कैसे करा गया? बिल अच्छा एमन, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं आज आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जानना चाहूंगी। आप बहुत खुलकर बात कर रही हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत दे। मुझे ये बताइएगा कि गुजरात के जो फसादात हुए थे, गुजरात का कसाब कहती हूँ मैं आपके प्राइम मिनिस्टर को, गुजरात का कसाई है ये नरेंद्र मोदी, अब कश्मीर का कसाई बना बैठा है। गुजरात में इस तरह करने के बाद इस बंदे को वोट दिए गए और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, यानी जो हिंदुत्व मेंटालिटी है उसको आप कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगी, अपने अल्फाज में कैसे बताएंगी कि यानी मुसलमानों पर जुल्म करने वाले बंदे को उठाकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया भारत का, तब ये सीएम थे। अगर आप गुजरात को भी जी अगर आप गुजरात को भी देखें तो फर्जी गोधरा कांड कराया गया था, उनको जबरदस्ती उनको ट्रेन में खुद जलवाया था ताकि हिंदू मुस्लिम हिसाब करा जाए, यानी उनको शाबाशी दी गई वोट देके कि देखिए जी हम आपको पसंद करते हैं, आपके इस काम को हम पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करेंगे और आप ही बनेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। लाखों मुसलमानों को गुजरात में काटा गया, फिर दिल्ली दंगों में काटा गया, फिर बाबरी मस्जिद से काटा गया, फिर मुजफ्फरनगर में काटा गया, और फिर भी आतंकवादी हमें, और फिर कहते हैं इक्वालिटी, ये हमें इक्वल मानते हैं। कहाँ से इक्वल मानते हैं? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी मैंने नहीं बनाई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि भारत में मुसलमानों की जो हालात हैं वो दलितों से भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं।
भारत में दलितों पर मुसलमानों पे ही जुल्म हो रहा है। अभी आप देखिए यूपी में कल यूपी में इतने बड़े उसने कि एक किसान को मार दिया। सिर्फ उसका जुर्म क्या था कि वो खेती कर रहा था और वो जिस जमीन पे बटाई कर रहा था वो जमीन किसी स्कूल को डोनेट हुई थी। तो उसने कहा कि अभी मत लो, मेरी फसल मत खराब करो। तो 150 से 200 पुलिस वालों ने जाकर इतना मारा कि वो तो दोनों खुदकुशी करके मर गए, जहर पी गया। और उसका जो आदमी का किसान का भाई था उसको पुलिस वालों ने लाठियों से मारा है और स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा। तो आप कौन सी इक्वालिटी की बात करते हैं? आपने तो दलितों को बर्बाद कर रखा है, मुसलमानों को बर्बाद कर रखा है, आदिवासियों को बर्बाद कर रखा है और सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाते हैं और मुसलमानों को दलितों को काट देते हैं। फिर कहते हैं कि इक्वालिटी होती है। मतलब गाय हमसे ज्यादा वैल्यूएबल है। हम अगर गोश्त अभी देखिए कमर साहब, ठीक है, मन आपका पॉइंट आ गया। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। कमर चीमा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। कमर साहब, अब इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर भारत का, इनका प्राइम मिनिस्टर जब इनको सपोर्ट करे, जब पार्लियामेंट में इस तरह की चीजें मंजूर हो, इस तरह के बिल, तो मुझे बताएं कि फिर नीचे वाले तो ये सब कुछ करेंगे ना। जब उनको सपोर्ट ऊपर से मिल रही है कि हाँ मुसलमानों को दबा लो, मुसलमानों पर जुल्म जबर जितना कर सको कर लो, जितना मर्जी तशद्दुद करो, जब आपका प्राइम मिनिस्टर ये चाहता है, जब इनकी बीजेपी की गवर्नमेंट ये चाहती है, तो चीमा साहब फिर वहां पर यही सब कुछ होगा ना। आप कैसे देखते हैं भारत के हालात को? देखिए, मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी साहब के आने से जो एक चीज भारत का जो सॉफ्ट इमेज था वो एक्सपोज हुआ है। दुनिया को ये पता था कि भारत के अंदर स्पोर्ट्स हैं, कल्चर हैं, लेकिन उन दुनिया को ये अंदाजा नहीं था कि जिस मुल्क के अंदर स्पोर्ट्स कल्चर और जो बिजनेस की वजह से दुनिया में अपने आप को मशहूर करने के चक्कर में है, उसके अंदर कितनी भयानक सूरत हाल है। और ये जो एक आर्टिफिशियल सा इन्होंने लिंक डेवलप किया हुआ है अपनी अवाम के दरमियान, जी के मुसलमान, हिंदू, सिख सारे साथ हैं, वो किस तरह एक्सपोज हुआ उसकी मिसाल आप जो इमरान खान साहब ने यूएन में स्पीच की, फिर यूरोपियन यूनियन ने, फिर जो बाइडेन जो इस वक्त अमेरिकन जो डेमोक्रेट्स के कैंडिडेट हैं वो भी कह रहे हैं कि जब मैं वजीर सदर बनूंगा तो मैं इंडिया को अकाउंटेबल ठहराऊंगा। यूरोपियन यूनियन, दुनिया के तमाम कैपिटल्स में भारत का वो भयानक चेहरा सामने आया जो हम चाह के भी चाहते तो हमारी किसी ने नहीं सुननी थी, लेकिन खुद ही भारत की जो पॉलिसीज थी नरेंद्र मोदी साहब। और एक बात बताऊं मैं आपको डॉक्टर साहबा, नरेंद्र मोदी साहब हाथ में वो चीजें नहीं है। देखिए, उनके पीछे एक जमात है आरएसएस जिसका वो हिस्सा रहे हैं। ये सारी जो नरेंद्र मोदी साहब को उन्होंने कठपुतली बनाया हुआ है। बेसिकली माइंडसेट सारा वो कंट्रोल करते हैं और नरेंद्र मोदी साहब वही करते जाते हैं। जो सारी बात है वो भी वही चाहते हैं, लेकिन पीछे उनकी जो जमात है वो नजरियाती हिंदू सुपरमेसी की जो बिलीव करती है और जो इंडिया को मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी पे लेके जाना चाहती है कि नहीं हिंदू ज्यादा हैं तो हम ही कंट्रोल करेंगे, ये मुसलमान या तो यहाँ से चले जाएं या इनको सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सिटीजन बना दिया जाए। ब्रिगेडियर फारूक अमीर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। मैं आपकी तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आप ये बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कमर चीमा साहब के, जिस तरह वो प्रेजेंट करते हैं खुद को, लोगों को ये एक सॉफ्ट इमेज देते रहे, लेकिन चले बीजेपी के आने की वजह से, मोदी के आने की वजह से वो एक्सपोज हुए कि रियलिटी क्या है कि वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो सिख हो चाहे वो मुसलमान हो, इवन इनकी अपनी जो इनके यहाँ जात पात का कॉन्सेप्ट है कि बड़ी जात छोटी जात, दलित कितना वहां पे सफर करते हैं सबको पता है। चले ये चीजें एक्सपोज हुई। दूसरा मैं कहना चाहूंगी ब्रिगेडियर साहब ये एक्टिंग करने में बड़े माहिर हैं। इनका एक फेक जो मास्क पहना हुआ इस तरह का चेहरा कि अपने ड्रामे जो दिखाते हैं, जी ड्रामे में 500 करोड़ 800 करोड़ ये बातें हो रही होती हैं, वैसे अगर हकीकत देखने वालों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, टॉयलेट तक नहीं है। टॉयलेट एक प्रेम कथा आपको याद होगा फिल्म बनी थी जिसमें बताया गया था कि भारत में तो टॉयलेट नहीं है, बेसिक जो जरूरत होती है। तो बातें करते हैं ड्रामों में 800 करोड़ 900 करोड़ की, 800 करोड़ 900 करोड़ की। से मोदी जो है वो एक किस्म का ऑल राउंड डिजास्टर साबित हुए हैं इंडिया के लिए और इंडिया के आवाम के लिए। इंडिया के आवाम जो है इंक्लूडिंग हिंदू वो भी समझ रहे हैं जो थोड़े से वहाँ पे सेम लोग हैं, जरा अपना जो इनकी सोच अच्छी है कि इंडिया का जो सेकुलर इमेज है वो इन्होंने तबाह करके रख दिया। वो चाहते हैं कि उसका सेकुलर इमेज रहे, जिसमें तमाम कम्युनिटी जो है, तमाम जो लोग हैं, चाहे सिख हों चाहे मुसलमान हो क्रिश्चियन हो, वो बिल्कुल साफ उनको वही राइट होने चाहिए। अच्छा सॉरी ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी बात को काट रही हूँ, मेरे ज़हन में एक सवाल आया। यानी हम कह सकते हैं कि इनको इंडिया को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, इंडिया को एक्सपोज खुद ही करेगा, अपने पांव पे कुड़ाड़ा खुद ही मारेगा, ये इनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यही काफी इनको एक्सपोज करने के लिए। देखें यही तो हम इनको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं जब हम टॉक शो में बैठते हैं कि आप
प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने पिछले 5-6 साल में इंडिया को इतना गिरा दिया है, हर तरीके से इकोनॉमिक है, इलाके में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, अपने नेबर के साथ उनके ताल्लुकात है। नेपाल जैसा मुल्क, नेपाल जैसा छोटा मुल्क कहना और पाकिस्तान को तो आप जोड़ते हैं, नेपाल जैसा मुल्क ने भी उनको आंखें दिखा दी, क्या उनकी पार्लियामेंट ने कर दिया। बाकी श्रीलंका और बांग्लादेश को तो आपको सारा मालूम ही है, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। और दूसरी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया को आइसोलेट करके रख दिया। जनाब लेटेस्ट एग्जांपल आप देख लें, मैं तो हैरान हूँ, अभी वो चाइना लद्दाख के मामले को उससे तो शौक से वो निकले नहीं है, तो ईरान ने इनके साथ कर दिया। ईरान ने इनको चाबहार से बाहर निकाल दिया, इसलिए कि चाबहार में अब रॉ का बेस जो है वो भी डिस्मेंटल होगा। अब चाबहार ईरान की सरजमीन ये इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। अब और कोलिशन ज्यादा जो है वो नहीं पैदा होंगे ईरान से, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाले एक्टिविटी के लिए। और इंडिया को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंटरनेशनली आइसोलेट करके रख दिया। तो रोल मिले वहां पे रोल भी का खत्म हो गया, अफगानिस्तान वहां पे रोल भी का खत्म हो गया। अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस को पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, पाकिस्तान एक लीडिंग प्लेयर है वहां पे अमन के लिए। इनका काम सिर्फ यह है कि वहां के पीस प्रोसेस को भी करना, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनकी पूरी कोशिश थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि किसी तरह सीपैक को हम जो है टारगेट करें, सीपैक को डिस्टर्ब करें, रॉ और सीपैक से बड़ा मसला है जी। ब्रिगेडियर साहब चलिए, आपने अगले सवाल में जरा मुझे एक पॉइंट बड़ा अच्छा आपने रेज किया। मैं सवाल जो कर्नल सन से पूछना चाह रही थी काफी देर से। कर्नल साहब, पाकिस्तान से बेसिकली जो बुनियादी मसला है वो क्या है भारत को? मैडम, हमारा कोई पाकिस्तान से कोई मसला नहीं है। हम 47 से पहले दोनों भाई हैं और हमने एक साथ जंग लड़ी, आजादी की। आज एक लाइन ही तो खिंच गई है मैडम। हमारे हमेशा कोशिश रही है और कि दोनों भाई इकट्ठे हो जाए, और काफी कोशिश की है। इसमें कल्चरल हमारी से क्या मुराद है आपकी? कर्नल साहब, सिर्फ आपकी, आपके घर वालों की, या आप जैसे कुछ 4-5 पढ़े लिखे लोगों की? नहीं मैडम, आप लोगों का भी ये कंट्रीब्यूशन। आपने कहा ना हमारी कोशिश रही है मामला बेहतर रहे। हमारी से मुराद क्या? मैं ये नहीं कह रही, मैं हमारी और आपकी नहीं कह रही, मैं कंपैरिजन पाकिस्तान भारत का कर ही नहीं रही। मैं आपके भारत के हवाले से पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा हमारी कोशिश रही है कि इस तरह अच्छे मामलात रहे। हमारी से मुराद आपकी क्या है? आपकी गवर्नमेंट देख लें, आपके मिनिस्टर्स के बयान देख लें ऑन रिकॉर्ड, आपके वहां पे आरएसएस की सोच पूरे इंडिया में नजर आ रही है। आप मुझे बताएं हमारी से क्या मुराद है? हमारी में आप जैसे कुछ 4-5 पढ़े लिखे लोग होंगे। हमारा और आपका जो मैं बात कर रहा हूं, भारत और पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि वो एक दूसरे के साथ एक इमर्जिंग पावर बने। ये मुद्दा अभी भी है आपके ना, ये बताएं ना। हमारी गवर्नमेंट ने तो बार बार कोशिश की कि टेबल टॉक होनी चाहिए, कश्मीर पर बैठकर बात होनी चाहिए। जब जंग के मूड में थे नरेंद्र मोदी साहब, उनको कुछ समझ नहीं आई थी, बुखलाहट का शिकार थे। आपके प्राइम मिनिस्टर समझ नहीं आती थी कि किसी तरह बस कुछ कर दूं, कोई एडवेंचर चाहते थे। फिर हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और बारहा हमने बात की, हमने बारहा ये पैगाम दिया, खा हमारे DGISPR हो, खा हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, खा हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो, कि जंग आप शुरू कर सकते हैं, खत्म करना किसी के इख्तियार में नहीं होता। एटमी पावर्स हैं दोनों ममालिक, और जंग किसी मसले का हल नहीं होता। वो तो हमने कोशिश की कि हम अक्ल से, समझ से काम लें और आप तक पैगाम पहुंचाएं। नरेंद्र मोदी के सर पर तो अभी भी जंगी जुनून सवार रहता है हमेशा। तो मुझे बताएं कि हमारी से क्या मुराद है? आप ये कह सकते हैं कि आपकी कोशिश है कि आप जैसे कुछ भारत में रहने वाले अच्छी सोच रखने वालों की, आपकी गवर्नमेंट बिल्कुल ये बात नहीं समझती जो आप समझा रहे हैं। देखिए मैडम, अभी मैं रिसेंट एग्जांपल देता हूं। मोदी साहब ने जब चाइना से हमारे जो ये कोविड के लिए जितने भी लोग आए थे, तो उन्होंने एक गुड जेस्चर दिखाया पाकिस्तान को कि भाई आपके भी जो लोग वहां पे हैं वो हम उनको लेके आए। बात छोटी छोटी, दोनों हम देश हैं, आपस में अभी माहौल नहीं बन रहा है, पर माहौल बनाने की एक कोशिश की जा रही है। हमेशा से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों ना? आप क्यों बताएं, वजह बताएं ना। आप वजह बताएं क्यों नहीं बन रहा, वजह कौन है, हर्डल कौन है? देखो, मोदी साहब जो है पहले विदाउट नोटिस आपके वहां पे लैंड किए और वहां मिलके आए, तो वो कोशिश है, ये एक एजेंडा है कि हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध हों। ये एक बहुत बड़ी कोशिश है, ये आपके लीडर्स की भी है और हमारी भी है। जो आप अक्सर बात करते हैं वो आपके पड़ोसियों के साथ संबंध नहीं थे,
वो कोई किसी की जाति किसी तकरीब में किसी इवेंट में अगर इनविटेशन पे कोई आ जाए शिरकत करने के लिए करके चला जाए तो वो दो ममालिक के ताल्लुकात की बात नहीं हो रही। आपका फॉरेन मिनिस्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करे तो कोई बात बनती है कि दो बुजुर्ग खारिजा की मुलाकात मेरी बात जरा गौर से समझिएगा बात को, बिल्कुल आप डिफरेंट। एक मिनट, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर किसी और प्राइम मिनिस्टर का दोस्त या दोस्ती यारी में किसी शादी में या किसी तकरीब में शिरकत करने के लिए आ जाए तो फिर तहफ़ का तबादला करके चला जाए, उसको आप दो ममालिक के ताल्लुकात नहीं कह सकते। पहले तो ये क्लियर कर लें। अब कहना साहब आपसे मेरी अच्छी सलाम दुआ अगर हो या एमन से मेरी अच्छी सलाम दुआ हो या ब्रिगेडियर फारूक की अगर आपसे अच्छी सलाम दुआ हो, इसका मतलब ही नहीं कि पाकिस्तान और भारत की सलाम दुआ बहुत अच्छी है। ये दो अलग बातें हैं। आई होप आप मेरी बात समझ। ये एक पैगाम था, दोनों देशों के बड़े लीडरों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग थी इसी चीज से। अच्छा, तो अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात करने क्यों नहीं आ जाते नरेंद्र मोदी? बैठ के बताएं कि क्या मामलात है, क्यों जंगी जुनून सवार रहता है हर वक्त मोदी के दिमाग पर? अब बैठ के बात करें कश्मीर पर, तमाम इश्यूज पर। नहीं, आप ये देखिए कि जो पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने कहा कि वो आए, बड़ा गुड जेस्चर है। अगर आप उसको साबित करना चाह रहे कि मुल्क के लिए आए, मुझे बताएं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात करने क्यों नहीं आ जाते नरेंद्र मोदी साहब? इतने मसाइल हैं, बैठ के बात करें, हल करें उन मसाइल को। देखिए मैडम, मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ थोड़ा। एमन कर्नल साहब को शायद इस बात का मैं पीछे जाना ही नहीं चाह रही ना, मैं तो करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ। हम माजी से सीख सकते हैं। एक मिनट कर्नल साहब, मेरी बात जितने भी नाजरीन सुन रहे हैं, माजी से हम सीख सकते हैं। हिस्ट्री का मुतालिया बहुत जरूरी है। जब तक आप हिस्ट्री को नहीं जानते, आपके आर्गूमेंट्स में वो चीज एक मेच्योरिटी नहीं आ सकती। लेकिन आप हिस्ट्री की बातें अगर करते रहेंगे तो फिर आप हिस्ट्री में जीते रहेंगे, माजी में जीते रहेंगे। माजी को जानिए, माजी से सीखिए, लेकिन आप हाल की बात करें, मुस्तकबिल की भी तो बात करें ना। हर बात का जवाब माजी नहीं होता। जी एमन, आपके पास इनके पास कोई जवाब नहीं। एमन, आप मुझे बताएं कि क्या बीजेपी की गवर्नमेंट क्या वाकई ऐसा चाहती है जैसा कि कर्नल साहब बताना चाह रहे हैं? मुझे तो बीजेपी की गवर्नमेंट, जब भी मैंने बात करते हुए किसी भी आपके वजीर को सुना, उनके सर पे जंगी जुनून सवार होता है कि अभी चल दौड़े, अभी पाकिस्तान पे हमला कर दे, किसी तरह मुसलमानों को मजीद दबा लें। जी एमन। डॉक्टर फिजा, 6 साल से हम लोग भारत में देख रहे हैं कि हमने हमारे 2 साल के बच्चे को पाकिस्तान का नाम पता चल गया। कोई भी बात आप मोदी सरकार से पूछिए, बीजेपी सरकार से पूछिए, पाकिस्तान, आप कहिए यहाँ पर पेट्रोल महंगा हो गया, पाकिस्तान में टमाटर 400 रुपए किलो। आप पूछिए यहाँ पर जीडीपी कहाँ है, पाकिस्तान में सेब कितना, मतलब कुछ भी बात पूछिए पाकिस्तान पे। इसका मतलब नरेंद्र मोदी के सर पे पाकिस्तान हर वक्त सवार रहता है। और हमारी वजह से पाकिस्तान कहीं भी जाए, आप हिंदुस्तान की बात करिए। और ये जो बोल रहे हैं, ये बिल्कुल वही बोल रहे हैं, स्ट्रीम मीडिया की लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये गोदी मीडिया की लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये बिल्कुल कहते नहीं पेपर नॉलेज बांट रहे हैं। ये फील्ड वाली बात नहीं, आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं बता रहे, ये पेपर नॉलेज का ज्ञान आपको बांट रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने कहा, हमारे जो आपको जानते हैं अमित शाह ने जब दिल्ली में इलेक्शन हुआ तो क्या बोला, बाबरपुर में दिल्ली में, कि ऐसा बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग में जाए। शाहीन बाग को पाकिस्तान कह रहे थे, मिनी पाकिस्तान, और हमें आतंकवादी कह रहे थे। तो हम आतंकवादी थे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते, हम संविधान लेके बैठते। आतंकवादी तो बीजेपी है, आरएसएस है, जो हर बात पे मॉब लिंचिंग करती है, कानून को फाड़े फेंके जा रही है। कोई भी बात पूछो, पाकिस्तान के पाले में पूछ जाते, कोई भी बात पूछो 75 पहले पहुंच जाते। अगर कांग्रेस गलत ना होती तो हम कांग्रेस को उखाड़ फेंकते। हमने कांग्रेस को क्यों हटाया? क्योंकि कांग्रेस की नीतियां भी खराब होनी शुरू हो गई थी। अरे हमने तभी तो आपको चुना था। और आपसे कोई भी बात पूछो, आप इतिहास में जाते हैं, 75 साल पहले का इतिहास में जाते हैं। वैसे हमने डिजिटल भारत कर दिया, आपने डिजिटल नहीं करा, आपने करा देता चल, मतलब भीख का कटोरा दे दिया सबको कि ले देता चल, इधर से भीख, उधर से भीख, उधर से भीख, उधर से भीख। आपने भिखारी बना दिया। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर झोला छाप है बिल्कुल। क्या कह रही है कि यहाँ पर मजदूरों की कम से कम जो वार्षिक आय है इनकम है कितनी, 8 लाख। अरे 6,000 रुपए महीना नहीं मिलता या मजदूर को? मैं कहती हूँ मुझे लगा दूं ना 8 लाख में, मैं अमन बिजली तैयार हूँ जॉब करने के लिए मजदूरी की, अगर 8 लाख मिलता है। और ज्यादा से ज्यादा कितनी बता रही है, 18 लाख MBA वाले को नहीं मिलता है। मतलब इतने फर्जी वाड़े करेंगे, सारा ट्विटर पे करेंगे। वो हमारी आप जानते होंगे स्मिता ईरानी, सारे जाहिल है। क्या कह रही है, हमने लॉकडाउन में 80 करोड़ फैमिलीज को खाना खिलाया। 80 करोड़ फैमिली का मतलब समझ में आता है? 320 करोड़ भारत की पॉपुलेशन है। क्या तुमने पाकिस्तान को, नेपाल को, भूटान को, चाइना को सबको खाना खिलाया था? भारतीय को तुमने खिलाया नहीं था। भारत की पॉपुलेशन मात्र 137 करोड़ है और वो 80 करोड़ फैमिली को खाना खिला रही थी। तो सारा फर्जीवाड़ा है, सब उल्टे सीधे डेटे देते हैं। आप डॉक्टर फिजा 6 बीजेपी वालों को बुलाओ, एक ही सवाल पूछो, बाय गॉड की कसम सबके जो डेटा है वैरी करेंगे। कोई कुछ बताएगा, कोई बताएगा, कोई कुछ बताएगा। ये सारे पेपर वर्क कर आते हैं। ये हिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएंगे आपको। इक्वालिटी की बात करेंगे, इक्वालिटी नहीं देंगे। दलितों का हाल देखिए क्या कर रहा है।
एमन, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि मोदी के भारत में और गांधी के भारत में आपको क्या फर्क दिखाई देता है मुसलमानों को खासतौर पे, अगर आप कंपैरिजन करें? हमारे गांधी का जो भारत था, हमारे गांधी की सोच बहुत सुप्रीम थी, है ना। और इनकी सोच क्या है, ये गॉडसे वाले हैं, ये गॉडसे को भगवान मानते हैं। गॉडसे कौन? जिसने महात्मा गांधी को कत्ल करा, भारत का पहला टेररिस्ट लिखा गया, नाथूराम गॉडसे। ये उसको आइडलाइज करते हैं आरएसएस वाले, और कहते हैं सावरकर को हम आइडलाइज करते हैं, और इन्हीं के नेता कहते हैं कि गॉडसे उसका। फिर तो जिनको वोट देते हैं वो तो गांधी के सगे भी ना हुए, वो तो गांधी का रिगार्ड नहीं करते जिन्होंने फिर इस तरह की सोच वालों को वोट दिए। डॉक्टर फिजा 30% वोटिंग से आए हुए हैं, इसमें भी ईवीएम में घोटाला करा है। मध्य प्रदेश में इन्होंने जान के हारे थे कि ताकि दुनिया को दिखा सके कि देखो ईवीएम में घोटाला नहीं हुआ। बाद में इन्होंने क्या करा, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, ले आए अपनी, खरीद ली दोबारा वो वाली सरकार। तो सारे घोटाले करते हैं, सिर्फ फर्जीवाड़े फर्जीवाड़े फर्जीवाड़े। न दलितों के हैं न सरदारों के हैं। 84 में सरदारों को कैसे काटा था इन्होंने, लाखों सरदार काटा था। आप कहते कांग्रेस ने काटा था, बात कांग्रेस की नहीं हो रही, बात भारतीयों की हो रही है। इंसान थे वो। सही। और अब देखिए यूपी कमर में साहब, ठीक है, 2 दिन के लिए, ठीक है जी, कमर चीमा साहब की तरफ मैं आना चाहूंगी। ठीक है एमन, आपका पॉइंट आ गया। कमर चीमा साहब, आपने एमन की गुफ्तगू सुनी, फिर जो आरएसएस की सोच वाला कठपुतली सा इनका वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जिसको आरएसएस की सोच चला रही है और उनकी डिक्टेशन पे वो चलता है, फिर आगे से अपने मीडिया को भी अपनी डिक्टेशन पे चलाने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब है कि ये तो फिर गांधी के सगे भी नहीं जिन्होंने इस तरह की सोच वाले बंदे को वोट दिया। गांधी का फिर क्या रिगार्ड रह गया हिंदुस्तान में? बिल्कुल, इसमें देखें ये जारी देखें, गांधी का जो भारत है वो तो उन्होंने दफना दिया है। देखिए आज का जो भारत है, उस भारत में डेसेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। आज का भारत वो है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में बीजेपी के लोगों ने मुसलमानों की मसाजिद के ऊपर बीजेपी के झंडे लहरा दिए थे। और देखिए, किसी भी कहते हैं कि किसी जगह अगर 24 घंटे से ज्यादा वायलेंस रहे तो उसका मतलब है स्टेट इन्वॉल्व रहती है। ये भारत ऐसा मुल्क है जहां पे 24 घंटे से ज्यादा कम्युनल वायलेंस होता है, जिसका मतलब है रियासत हमेशा दबाने में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में इन्होंने मुसलमानों को जलाया, गिराया, मस्जिदों के ऊपर झंडे लहराए अपने। देखिए ये मुसलमानों की जो एग्जिस्टेंस है उसको मानने को तैयार नहीं है। ये बेसिकली आप जो भी कर लें, जो मोदी साहब का भारत है, उस भारत में मुसलमानों की, माइनॉरिटीज की, सिखों की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो करतारपुर साहब कॉरिडोर हमने खोला था, वो मोदी साहब को 12 करोड़ सिखों के वोट नजर आ रहे थे। उनको पता था थोड़ी देर बाद तो वोट होने वाले हैं। सो इंडिया के अंदर एक जो हिंदू सुपरमेसी है उसकी आ चुकी है। हिंदू सुपरमेसिस्ट माइंड जो है, जिसके बकौल इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से बिलोंग करता है, वो माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करता। और वो जो झूठ का पलंदा कहते हैं जी, जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पाकिस्तान में 23% माइनॉरिटी थी, जबकि 1951 की जो सेंसस थी उसमें भी बांग्लादेश और पाकिस्तान में मिला के 14% माइनॉरिटीज थी। सो मेरा ख्याल है कि भारत के अंदर इस वक्त टोटली स्टेट ऑफ डिनाइल में है। जिस तरह इन्होंने बात की कि हमने 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया, ये स्टेट ऑफ डिनाइल में है। और लोगों को इतना झूठ बेचते हैं, इतना झूठ बेचते हैं, और लोग वो खरीद लेते हैं। और यही जहालत है जिसने इंडिया को बहुत पीछे धकेल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वक्त की कमी है तो मुझे अब कर्नल संत की तरफ भी जाना, इसके बाद ब्रिगेडियर फारूक आपसे लास्ट आपका कमेंट लूंगी। कर्नल संत साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अभी एमएन ने जो बात की गांधी साहब के हवाले से, तो फिर जो आपकी गांधी साहब के उसूल है, जिसकी बहुत लोग बात करते दिखाई देते हैं भारत में, वो उसूल या गांधी साहब जो है वो आपको बस अब वो मूवीज की हद तक ही नजर आएंगे कि मूवी में जी गांधी साहब का किसी को आपने करेक्टर दे दिया। मैंने आपकी 2-3 फिल्में देखी, इसमें बड़ा गांधी साहब के हवाले से बात की जाती है, बल्कि गांधी की रूह नजर आती है हीरो को। तो इसका मतलब वो सिर्फ फिल्मों की हद तक रह गया, आपको भारत में कहीं भी गांधी के उसूल नजर नहीं आएंगे। मैडम, गांधी जी की डे बाय डे उनको एक फरिश्ते की तरह पूजा जाता है, और उनके ही प्रिंसिपल पे हम लोग चलते हैं। और हमारी सबसे ज्यादा पूजा तो उनकी फरिश्ते की तरह नरेंद्र मोदी करते होंगे, ऐसा ही है? तभी उनके काम में भी नजर आता है नरेंद्र मोदी के। नहीं, पूरा देश और उनकी हमारी गवर्नमेंट और हमारा पूरा देश, हम गांधी जी को सैल्यूट करते हैं, उनके ही हम प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। ये कैसी पूजा है कि आपने उनके सूल ही खत्म कर दिए? अब जिससे एमएन ने बताया कि गांधी जी के भारत में और नरेंद्र मोदी के भारत में बड़ा फर्क है, तो पूजा कैसी? पूजा तो सबसे पहले आप रिगार्ड किसी को देते हैं उसके उसूलों को याद रख के, उसको अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करके, उसूलों को आपने कुचल के रख दिया, दफना के रख दिया, और अब आप कहते हैं पूजा करते हैं। ऐसी पूजा का क्या फायदा कर्नल साहब?
मैडम मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आइए यहाँ पे देखिएगा। आप गांधी जी को हमेशा याद किया जाता। मेरे पीछे तो पहले आपके आरएसएस वाले पड़ जाएंगे, मैं कैसे आ जाऊं वहाँ पे? अच्छा चलिए कंप्लीट करें अपनी बात। वो कहेंगे डॉक्टर फिजा आ गई भारत में, आपका पूरा आरएसएस नरेंद्र मोदी लोग पीछे लगा देगा डॉक्टर फिजा के भारत में। मुझे आप माफ रखें, आप मुझे बताएं कि ये नरेंद्र मोदी का जो मैं कंपैरिजन चाह रही हूँ गांधी के साथ, वो जरा बात कंप्लीट करें। मुझे आए बगैर वहां के हालात पर आपको मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारी गवर्नमेंट, हमारे मोदी साहब की गवर्नमेंट जो है वो उतना ही रिगार्ड करती है और उससे ज्यादा रिगार्ड करती है। उनके प्रिंसिपल पे बेसिक फाउंडेशन गांधी जी का है और गांधी जी वर्ल्ड वाइड लीडर। कर्नल साहब एक बड़ी मशहूर सेइंग है, कहते हैं कि जी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके जो एक्शंस होते हैं वो अल्फाज से ज्यादा मायने रखते हैं कि आप कहते जाएं कुछ भी, लेकिन जब आप करेंगे नहीं और आपके कॉल में और फेल में तजाद होगा। मैं जरा आपको आसान उर्दू में बता दूं कि आप जो करेंगे और आप जो कहेंगे, जब उन दोनों चीजों में तजाद होगा, डिफरेंस होगा बाकायदा, तो फिर इसका मतलब है कि आप झूठ कह रहे हैं। नहीं मैडम, हमारे देश के अंदर हम गांधी जी को एक फरिश्ते के तौर पे मानते हैं। मैं वही कहूंगी कि हमसे क्या मुराद है ना। अब नाजरीन पे मैं ये बात छोड़ती हूँ कि हम का मतलब आप समझ लें कि उस हम में कहीं दूर दूर तक आपकी बीजेपी गवर्नमेंट, आपके जो अभी नरेंद्र मोदी साहब हैं, आपके आरएसएस के सोच वाले जितने लोग भी आगे भी फ्रंट पे किरदार अदा कर रहे हैं। क्यों ब्रिगेडियर साहब आप मेरी बात से अग्री करेंगे? आपका लास्ट कॉमेंट। मैं क्विकली सम अप ये करना चाहता हूँ, जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। कहते हैं कि सिक्योरिटी इस तरह कशीदा जो है वो रहेगी जब तक अपना इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से इंडियन आर्मी विड्रॉ नहीं होती है और वहां का स्टेटस रिस्टोर नहीं होता, आर्टिकल 370 को फिर दोबारा बहाल नहीं किया जाता, उस वक्त इस खत्ते में हालात जो है मामूल की तरफ नहीं आ सकते। और याद रखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कौन है, इनको हमेशा दुनिया एक्सेप्ट तमाम एंटी बैन थी, उनको वीजा नहीं दिया जाता था। और मैं एक लास्ट बात कह दूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया को एक और तरफ लेके जा रहे हैं। आने वाले दौर में आप देखेंगे न सिर्फ एक नया मुसलमान मुल्क कार्ड आउट होगा, पाकिस्तान भी बनेगा और इंडियन आर्मी को वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए और क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट इंटरनेशनल, बिल्कुल, और उसका जिम्मेदार ये इंडिया की जो पॉलिसीज है, बीजेपी की पॉलिसीज है, खुद ये जिम्मेदार होंगी कि भारत टुकड़े टुकड़े होगा आगे जाके। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते पाक भारत टाकरा में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।